हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जब हम कोई सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, काफ़ी सारी उसमें टेक्निकलिटीज की बात करें, चाहे हम कोई थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, वो हमें थोड़े टाइम बाद वो सब्जेक्ट जो है कई बार बोरियत सी हो जाती है उस सब्जेक्ट से, और एग्जाम टाइम में हमें डिफिकल्टीज हो सकती है। तो बेटर है कि उसके लिए हम प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो इसी के लिए आज हमारे साथ सीए शिवांगी जैन जी हैं जो कि मुजफ्फरनगर यूपी से हैं, जो कि इस विषय में हमारे साथ बात करेंगी और हमें बताएंगे किस तरीके से हमें मेनली थ्योरी सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए। ये जो वीडियो है मेनली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, ताकि हम किसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें, जो कि हमें को एग्जाम क्रैक करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। तो वेलकम शिवांगी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और चाहेंगे थैंक यू सर। इस पे हम चाहेंगे कि डिटेल में आप हमें बताएं कि किस, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जो है इसकी मदद मिल पाए। Yeah, ओवर। sure, sir. Thanks for giving me this opportunity. Thanks for inviting me on your channel. थैंक Thank यू। you very much. तो हम अगर कोई सब्जेक्ट थ्योरी का प्रिपेयर करें, तो हमें मेन मेन क्या पॉइंट, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसके बारे में आप बताइए हमें। सर, सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो हमारे माइंड सेट से इफेक्ट पड़ता है। मतलब हम पहले ही अगर माइंड में ये सोच के बैठेंगे कि ये तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और मुझे तो थ्योरी बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती है, मुझे तो आता ही नहीं है, मेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब याद भी कर लूंगा या याद भी मैं कर लूंगी तो क्या लिख पाऊंगी एग्जाम में। तो वहीं पर ना हमारा आधा जो है ना अंदर से पढ़ने का मन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो एक सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी सबको कि सबको ना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सबसे पहले तो बैठना है और ये समझ लेना है कि थ्योरी सब्जेक्ट भी उतना ही वेटेज रखते हैं एग्जाम में जितना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो उसको अलग से ट्रीट मत करो, उसको ऐसा मत सोचो कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जितना आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को टाइम देते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, वही थ्योरी को भी करना है आपको। क्योंकि थ्योरी में तो और इजी है, बल्कि जो हमें पढ़ना है कंसेप्ट वही हमें लर्न करना है और वही हमें लिखना है। जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर हमें फॉर्मेट देखना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वहां पर मेहनत डबल होती है। बट थ्योरी में ये होता है कि जो पढ़ रहे हैं वही याद करना और वही लिखना भी है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को प्लीज अलग से ट्रीट मत करें। और आजकल तो इतना अच्छा जो है आईसीएआई ने कर दिया है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है और कम्युनिकेशन भले ही आपकी वीक भी है, आपको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो भी आप कंसेप्ट के बेसिस पर एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो अपने कंसेप्ट को हमेशा ही क्लियर रखना है, 30 मार्क्स तो आपके कंसेप्ट से ही बन जाएंगे। मैं ये बोलूँ कि अगर आप आधा भी सिलेबस कवर कर लेते हो तो आप ये सोचो कि 15 to 20 मार्क्स एमसीक्यू से मिल सकते हैं, जबकि हमें क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो किसी की थ्योरी अगर बहुत ज्यादा भी वीक है तो प्लीज वो अपने कंसेप्ट को लूज मत करे। और जब भी वो फर्स्ट टाइम अगर कोई क्लासेस ले रहे हैं किसी थ्योरी सब्जेक्ट की, तो एक चीज याद रखें कि खाली सुनने से ना हमेशा ही नींद आती है। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हो बुक खोल के और टीचर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं और पेजेस पलट रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सो ही जाएंगे हम। तो हमें क्या करना चाहिए ना, एक्टिव रहना चाहिए, मतलब अपने हैंड्स मूव करते रहें। उसका एक अच्छा तरीका है कि हाइलाइटर यूज करें। हाइलाइटर यूज करके जो मेन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें। अगर आपको थ्योरी में इंटरेस्ट भी नहीं है और आप कुछ लिखना भी नहीं चाहते हो, तो एटलीस्ट जो बुक आपके पास है उसमें आप मेन वर्ड्स अंडरलाइन कर लें। या फिर उसका एक और तरीका है कि जो भी प्रोविजन किसी टीचर ने समझाया है उसको बस एक लाइन में लिख ले अपने हाथ से। तो उससे क्या होता है ना कि साथ साथ हमारा ना माइंड एक्टिव रहता है। मतलब वो जो नींद वाली प्रॉब्लम होती है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लॉ में या ऑडिट में ऐसा लगता है कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है और पता ही नहीं चला आज तो क्लास में क्या हुआ। तो उसका ये सबसे बेहतर तरीका है कि प्लीज अपना ना कलर्ड पेन यूज करें, अपने साथ रखें। तो एक इंटरेस्ट मतलब बुक में क्रिएट करना ही पड़ेगा। वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थ्योरी सब्जेक्ट को, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑडिट की वजह से फेल हो जाते हैं। तो उसका मेन रीजन यही होता है कि वो उसको कभी अपना सब्जेक्ट समझते ही नहीं है और ये सोचते हैं कि हमें तो अकाउंट्स की ही प्रैक्टिस करनी है, हमें तो एसएफएम ही करना है, उसी में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट तो कितना भी पढ़ लो मार्क्स नहीं आते। बट आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना कि आप उसको क्लियर कर पाए एग्जाम को। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि हम ना थ्योरी सब्जेक्ट में कंसेप्ट नहीं बिल्डअप करते अपने।
और जिसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव में तो मार्क्स मिलते ही नहीं है, हमारे एमसीक्यूज भी खराब हो जाते हैं सारे। तो प्लीज मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि आगे के पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे कि लर्निंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बट सबसे पहले फोकस हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए। तो प्लीज जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर लें, किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें। और साथ ही साथ अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी में या गूगल पे सर्च करके उस वर्ड के मीनिंग को जरूर लिख लें वहीं पर। उससे ना कंसेप्ट आप कभी भी देखोगे ना बुक खोल के, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी या ये वर्ड मैंने पढ़ा था। क्योंकि हम उसको सर्च करके जब कोई चीज लिखते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो प्लीज इस वाली चीज पर फोकस करें, कंसेप्ट अपने बहुत स्ट्रांग रखें जितना हो सके। इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही लेकर चलें। और जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ऐसा हो जाता है माइंड में कि क्या क्या पढ़ा याद ही नहीं आ रहा है, ये सेक्शन था, फिर ये था, फिर वो था, इतना सारा पढ़ तो लिया है लेकिन अब क्या करें, अब सब पजल हो गया माइंड। तो उसके लिए एक बेहतर तरीका है कि आप कोई भी चैप्टर जब पढ़ लें तो बाद में ना उसका एक माइंड मैप बना लें, या जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना उस तरह से बना लें कि इसके बाद ये सेक्शन था, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो कभी भी ना आपको उस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। आप एक बार वो माइंड मैप अपना खोल के देखोगे तो आपको सब रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी हैं। तो आप प्लीज इतना ट्राई करें, बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट भी बहुत स्कोरिंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं कभी भी। शिवांगी जी, तो मेरी फर्स्ट इसमें क्या पॉइंट तो आदत यही बन है। गई थी ना, मैं कि जब थ्योरी का कंटेंट पढ़ता हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में मार्जिन होते हैं, तो उसमें हम्म। जो भी पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म में ना वहां पे लिख लिया। और अपने हाथ से लिखा हाँ होगा वही, ना तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं ज्यादा मेरी कनेक्ट आदत हो गई करते है हैं। लेफ्ट में या राइट में जहाँ पे भी जगह होती है वहां पे लिख लेता हूँ। तो और बाद में जब उसको रेफर करना होता है तो वही वही देखता हूँ। बीच का कंटेंट अगर समझ नहीं आ रही तो ही देखता हूँ, अदरवाइज वो साइड वाला ही काम आता है। हाँ वही, मतलब वन लाइनर्स अपने हाथ से प्रिपेयर हो ना अगर हर प्रोविजन के, तो बहुत उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ये तो है। जैसे अभी आपने पॉइंट लिखे ना तो मैंने साइड में लिख दिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ क्योंकि ऐसे इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम हाँ बार बार एक तो दोबारा उतना टाइम हो सकता है रिवीजन के टाइम में हम उसमें डिवोट ना कर पाए। हमारे को हाँ हाँ हाँ। एक दिन बीच में, आई थिंक अभी भी एक दिन का गैप होता है एग्जाम के बीच में, तो एक दिन का गैप मिलेगा अपने को स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए। तो उस टाइम पे हम डिटेल में तो जा नहीं सकते। जैसे सब्जेक्ट में डीटी हो हाँ गया, आईडीटी हो गया, डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो उस टाइम पे वो जो लेफ्ट साइड में आपने राइट साइड में लिखा है और एट लास्ट में जो एक समरी टाइप की अगर उसकी बन जाए, तो वो ये चीजें काफी हेल्प करती है। क्योंकि लास्ट टाइम में तो यही हाँ। रिकॉल कर सकते हैं, डीप में तो जा ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। एक एक दिन के अंदर आपको हम्म। पूरा सब्जेक्ट रिकॉल करना है। तो ये ऐसे इसी तरीके से हो सकता है। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल यस, को भी आप उसमें मेन मेन क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में मेन एग्जैक्टली। स्पेसिफिक ये पॉइंट था। उस पॉइंट को मार्क कर लिया, जो रिपीटेड पॉइंट है वो हमने मेन वाले में ही कर लिया। बाकी कोई एडिशन उसमें कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है उसको हाईलाइट कर लिया, उसके ऊपर लिख लिया। तो ये यस। हाईलाइटर से या इस तरीके से काफी ज्यादा मेरे को तो पर्सनली हेल्प मिलती थी, तो मैंने इसलिए आपके साथ ऐड ऑन किया। जी। हाँ वही सर। और बाकी ना कई बार मैं तो ऐसा भी कर लेती थी कि मुझे ना ब्लू और ब्लैक पेन से लगता था कि सब डल डल सा हो रहा है, तो बस अपना ही तो मन लगाना है हमको, तो वो किसी भी तरह से लगे। अगर आपको कलर्ड पेन से अच्छा लग रहा है ना, या ऐसा लग रहा है कि आप पुरानी कॉपीज नहीं देखनी है, तो ठीक है नई कॉपी ले लो, नया रजिस्टर ले लो, या बुक में कुछ नया ऐसा स्टार्ट कर दो करना जो एक खुद को फ्रेश फील होने लगे। क्योंकि ऐसा ना सबके साथ हो जाता है कि रेपिटेटिवली वही कंटेंट पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, और ऐसा करते करते हम पेजेस पलटने लग जाते हैं, और जबकि एग्जाम में फिर वही हालत हो जाती है कि फिर नहीं लिख पाते उस चीज को। तो कैसे भी करके ना हमें अपना फोकस खुद ही बनाना पड़ेगा। मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी को किसी तरह से सुटेबल लग सकता है, बट कुल मिलाकर बात यह है कि एक्टिव रहना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड से। ये आपने जो कहा ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इसमें क्या हुआ था, डीटी की ना इतने इतने मॉड्यूल होते थे मोटे मोटे। तो हाँ एक हाँ। एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत जल्दी जल्दी ना उसको डीटी वो कर लेता था। तो मैं बड़ी टेंशन में आ जाता था, ये इतना हैवी सब्जेक्ट इतनी जल्दी कैसे कर लेता है। तो उस उसके बाद में अगर उसको इन डेप्थ, उसको मेन मेन तो पॉइंट रहते थे, अगर उसमें कुछ
डिटेल में चले जाए तो वहां पे उसको दिक्कत रहती थी। तो हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। मेरी मेरी थोड़ी स्लो लर्निंग रहती थी। मेरे को होता था कि अगर वो पार्ट कर रहे हैं तो उसको पूरा करके चलें, उस पर कोई छूटे ना। हाँ लेफ्ट हाँ। साइड पे लिख लेता था मैं। हम्म। तो हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। कई लोगों को फटाफट उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, किसी की अपनी है। तो अपने हिसाब से चलना चाहिए, दूसरे के हिसाब से नहीं कि दूसरा इस तरीके से कर रहा है तो मैं भी वही फॉलो करूँ। वो जरूरी नहीं है आपके हाँ काम हाँ में। हाँ। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी वीकनेस है। तो अपनी अपने यस हिसाब यस। से इसको प्लान करना चाहिए। किसी को हाईलाइटर वाला हम्म। पॉइंट अच्छा लगेगा, किसी को मार्किंग अच्छी लगेगी, हाँ। किसी को अंडरलाइनिंग अच्छी लगेगी। तो जिसको जैसा यस। पसंद है उस तरीके से हो, ताकि उसको माइंडसेट में यही रखना चाहिए कि लास्ट टाइम में जब मैं हाँ। रिकॉल करूं तो एक ही दिन में फटाफट हो जाए, ताकि जब मैं पेपर यस यस। देने जाऊं तो वहां पे बर्डन ना हो सके। यस सर, एग्जैक्टली। जी। बाकी तो फिर यही है कि एक बार अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं तो बस अब काम समझो कि आधा हो गया एक तरह से। अब बाद में क्या होता है, उसको ना हमें लर्न करना है। अब लर्न करने में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि इतने सारे हैवी वर्ड्स हैं, मैं एग्जाम में लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी। बहुत से ना स्टूडेंट्स ये जो है डर बैठा देते हैं कि अगर आईसीआई की लैंग्वेज ना लिखी तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो उस चक्कर में ना डर इतना बैठ जाता है कि यही रटना है यही रटना है। बट उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अपनी लैंग्वेज में लिखो तो बिल्कुल ही मार्क्स जीरो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं लिखने, बट उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही वही, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी कि कॉपी पेस्ट वो एज इट इज कर दे। हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है, अब हमें लर्निंग पे फोकस करना है। तो लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करो। मतलब एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब बार बार वही कंटेंट पढ़ेंगे, बार बार वही कंटेंट पढ़ेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब हमें ना क्वेश्चन बैंक अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं, या कोई स्टडी मटेरियल ही आईसीआई का अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी एक्सरसाइज गिवन होती है हर क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद, या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी है। तो क्वेश्चंस जो है अब क्वेश्चंस उठा लो फटाफट से और उसके बाद चैप्टर पर मूव करो। क्वेश्चंस से ना पता चल जाता है कि आईसीआई किस तरह से जो है कंसेप्ट को पूछता है। तो वो पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको कितना भी पता होगा ना, आप नहीं लिख पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, या कौन सा कंसेप्ट प्रैक्टिकल केस स्टडी आईसीआई कैसे दे सकता है। तो क्वेश्चंस बेस्ड स्टडी हमें करनी चाहिए हमेशा। क्वेश्चंस उठाओ, उसके बाद अपना जो माइंड में आंसर आ रहा है, अपने माइंड मैप जो बनाया है वो देखो, जो अपना नोट्स बनाए हैं उसको फॉलो करो। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन बेस्ड स्टडी से ना एक हमें वो मिल जाती है चैप्टर की ग्रिप। हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम में बैठने का, एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हमेशा वो करो, और उससे ना इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। वरना बार बार वही चैप्टर पढ़ते रहोगे और पता कुछ नहीं चलेगा, एग्जाम में पता होने के बाद भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यही नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था। बाद में आके देखेंगे बुक तो ओ ये तो हमने पढ़ा हुआ था, अच्छा इसमें ये लिखना था। तो वो ये चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे लिंक करना है जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। क्वेश्चंस मान लो कोई भी प्रोविजन है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये किस केस स्टडी इस वाले प्रोविजन पर बेस्ड है। तो वहीं पर मार्क कर लो कि इस क्वेश्चन के आंसर में ये वाली हमें सेक्शन जो है लिखना है। तो लर्निंग का ये बेहतर तरीका है। और कभी भी अगर ऐसा लगे ना बहुत बोरिंग हो रहा है, तो मैं बहुत करती थी ये चीज कि अपनी ही ना मैं वॉइस नोट्स बना लेती थी। मतलब अपनी ही आवाज रिकॉर्ड कर लेती थी पढ़ते टाइम। तो बार बार ना ऐसे एनर्जी वेस्ट नहीं होती बोलने वाली। फिर क्या होता था, कभी दोबारा मन किया कि वही चैप्टर रिवाइज करना है, तो अपनी ही रिकॉर्डिंग ऑन की और रात को लेटते टाइम लगा ली कानों में लीड। तो इससे ना ये होता है कि अच्छा हाँ हाँ मैंने तो ये पढ़ा था ऐसे, ठीक है। तो वो चीज ना बहुत हेल्प करती है एग्जाम में रिकॉल करने में। और बार बार बोलने की ये सब एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है, एक बार ही अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो, उसको सुनते रहो। तो ये लर्निंग का बेहतर तरीका होता है। हाँ, इससे बहुत बाकी तो फर्क पड़ता है आप। कहीं ना कहीं। जैसे आपने अपनी आवाज से हाँ। रिकॉर्ड कर लिया, वो जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। ऐसे ही अभी रिसेंटली भी हम्म। हुआ था। मुझे कुछ एक बार ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का देखना था एक पॉइंट में, कि उस पे ऑडिट, टैक्स ऑडिट होनी है नहीं होनी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने फिर पीछे अपनी हम्म। एक वीडियो देखी, उसमें थोड़ी सी मेरे को क्लैरिटी मिली। तो हाँ उसमें, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे ना बहुत अच्छे से उस पे रिसर्च करी थी कि ऑडिट कौन से हम्म। केस में लगनी है, कौन सी नहीं लगनी। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा क्या हो जाता है, ध्यान में नहीं रहती चीज, तो रिकॉल करनी पड़ती है। हाँ। तो उससे, जैसे आपने हम्म। बताया अपनी आवाज में आपने रिकॉर्ड करी, तो उससे अच्छा कनेक्ट बैठेगा। इंस्टेड ऑफ किसी और की हाँ आप सुनोगे तो उतना नहीं, लेकिन अगर आपने अपना ही बोला हुआ है तो उससे जल्दी हाँ। कहीं ना कहीं, ये तो है, फर्क पड़ता है बिल्कुल।
तो बाकी तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। और बहुत सी ना, कई बार मैंने ये भी देखा, जैसे मैं लाइब्रेरी में भी जाती थी, तो वहां पे क्या होता था, लाइब्रेरी में क्योंकि बोलना अलाउड नहीं होता है, तो वहां पे क्या, बुक खोल ली सामने और हम ना उसको ही ना मन ही मन में पढ़ते थे ना, तो बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट थ्योरी जब भी पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा साउंड करो माउथ से। मतलब उससे क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप बोलते रहोगे तो एक तो माइंड एक्टिव रहता है, वरना मन ही मन में पढ़ने से ना नींद बहुत जल्दी आती है। और ऐसा लगता है कि ये वाली लाइन छूट गई बीच में, ये मिस हो गया, ये कंटेंट मिस हो गया। तो ये चीजें ना बहुत ऐसा लगता है कि जितना बोलेंगे ना, जितना बोल बोल के पढ़ेंगे, उतना जल्दी माइंड में फिट होगा। तो लर्निंग के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज अपने वॉइस नोट्स बनाओ, आप कैसे भी करके मतलब रिवाइज करते रहो चीजों को। आपने इस प्रेजेंटेशन में भी काफी अच्छी से इसमें थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। इसके जस्ट कोई हाईलाइट अगर आप मेनली किसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कराना चाहें कि कौन कौन सी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपने कुछ पॉइंट्स इसमें आई थिंक पॉइंट 1 टू 2 3 इसमें क्या क्या है। तो पॉइंट वन तो सर यही है कि कंसेप्ट आपको अपने बिल्डअप करने हैं। हम्म। बिल्कुल भी थ्योरी सब्जेक्ट को अलग से ट्रीट मत करो, उनको भी बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर चलो। क्योंकि हम्म। आईसीआई एटलीस्ट दोनों में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रखता है। वो वैसे ही केस स्टडी आपसे थ्योरी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आपको लगेगा आप प्रैक्टिकली कोई सब्जेक्ट का जो है एग्जाम देने जा रहे हो। तो हम्म। कंसेप्ट बिल्डिंग अपना 100% रखो। चाहे वन लाइनर्स बनाओ, चाहे हाईलाइट करो, कैसे भी करके आपको एक्टिव रहना है ड्यूरिंग द क्लास। और वहां पर ये सोच के मत डरो कि इतना सारा कंटेंट है, मैं याद कैसे करूंगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। वो हम आगे देखते हैं ना कि लर्निंग भी हो ही जाएगी। लर्निंग हमें हमेशा करनी है क्वेश्चन बेस्ड। क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बैंक ओपन करो, वहां से क्वेश्चंस देखो, इंपॉर्टेंट एरियाज को लिख लो, माइंड मैप बना लो हर चैप्टर का। तो बहुत इजी आपका रिवीजन हो जाएगा। और जितनी बार आप रिवाइज करोगे, अपने वॉइस नोट सुनोगे, उतना ही आपको लर्न भी हो जाएगा। वो इतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं है। स्कूल्स में भी तो इतना सारा हम लर्न करके ही पास हुए हैं हमेशा। तो इतना कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, या बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आईसीआई कभी मार्क्स देता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारे माइंड सेट की और हमारे कॉन्फिडेंस की जो है बात होती है थोड़ा सा, कि हम कितना पॉजिटिव होके एग्जाम में जा रहे हैं। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर इसमें अगर हम जैसे कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर इसको हम प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से भी कुछ कोरिलेट कर पाए और अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर लें तो कहीं ना कहीं उससे भी हमें हेल्प मिल सकती हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई है ना। फिगर क्योंकि भी बना के हम ऐसा कर सकते हैं, कोई क्योंकि लॉ स्टोरी मेकर क्रिएट कहीं कर ना सकते कहीं हैं। जनरल जो चीजें चल रही हैं उसी के हिसाब से लॉ यस बना है। सर। तो हमें यस। उसको एक्चुअल जो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है उसके एग्जाम्पल ले लिए हमने, मिस्टर ए ने ऐसा किया, मिस्टर बी ने ऐसा किया, इनके बीच में ये ऐसे हुआ तो ये क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, उस हिसाब से फॉलो कर लिए। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, लॉन्ग टर्म ध्यान में रहते हैं। अदरवाइज क्या है, ये प्रोविजन तो। थ्योरी में यही होता है कि हम जल्दी ना भूल जाएं, इसलिए ये जो है टूल्स कहीं ना कहीं काम आते हैं। और हाँ आपने हाँ, पॉइंट नंबर बिल्कुल। 2 में क्या हाईलाइट किया, लर्न एंड मेमोराइज इसमें। हाँ, वही चीजें हैं सर इसमें बिल्कुल, कि वही हमें करना है, अपना वॉइस नोट्स बना के रिवीजन करना है। लर्निंग जैसे भी आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है ना, कुछ स्टूडेंट्स दूसरों को देख देख के ना अपना वो जो उनका एक तरीका होता है ना पढ़ने का, वो भूल जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि अच्छा दूसरा ऐसा कर रहा है। और कभी भी ना, मैं ये बोलूंगी, इतना पजल नहीं होना है कि 10 टीचर्स को फॉलो कर रहे हो एक ही सब्जेक्ट के लिए। उससे ना कुछ भी आपको हाथ नहीं लगेगा। सीधा सीधा समझ लो कि स्टडी मटेरियल्स आर बेस्ट, वो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन प्रेजेंटेशन की वजह से वो थोड़ा बोरिंग रहते हैं। तो ठीक है, अगर आप किसी ऑथर को फॉलो कर रहे हो अपने कंसेप्ट के लिए, तो बट ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त कोई और बुक फॉलो कर रहा है, उसने बोल दिया वो अच्छी है तो उस पर जंप कर दिया। किसी और ने कुछ और बता दिया, कोई और वीडियो बता दी। तो मतलब मेरा यह है कि अपने जो है ना प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा फोकस्ड रहो, कि हमारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट हमें लग रहा है, या किसका समझाया हो हमको समझ में आ रहा है। और अपनी इंग्लिश को लेकर के, या मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि अपने इंग्लिश को लेकर के वो बहुत ज्यादा जो है ऐसे रहते हैं कि उनको ना हमेशा हेजिटेशन फील होती है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, सेंटेंस मेकिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जनरल सेंटेंस मेकिंग ही लॉ में भी चाहिए होती है। ऐसा कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश की और उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी याद रहेंगे तो चलेगा। और सेक्शन नंबर्स को लेकर बहुत डर रहता है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सेक्शन अगर आप कॉट नहीं करते हो तो कोई मार्क्स उसके कटते नहीं है। अगर आप 100% श्योर है तभी आप सेक्शन नंबर लिखें। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें कोई डर की बात नहीं है कि सेक्शन याद नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स हमेशा प्रोविजन के मिलते हैं।
पेपर चेक करने वाला हमेशा ये देखता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, उसको सेक्शन से मतलब नहीं होता। बस ये जरूर ध्यान रखें कि गलत सेक्शन नहीं लिखना है। अगर 5% भी या 1% भी डाउट है ना कि मुझे सेक्शन पता नहीं ये था या वो था, तो मत लिखो। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि लर्निंग थोड़ा इजी रखो, बहुत डर डर के नहीं लर्न करना है। इसमें हम ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर सेक्शन नंबर रिकॉल नहीं हो रहे तो कई बार हम चैप्टर नंबर का यूज भी कर सकते हैं। यस। जैसे क्या होता है कि हम्म। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, अगर हमें ध्यान में नहीं आ रहे उसके सेक्शन सेक्शन 16 से सेक्शन 21 तक है, कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 16(1) क्या कह रहा है, सेक्शन 16(2) क्या कह रहा है, सेक्शन 17(1) to 4 जो अपोर्शनमेंट की बात करते हैं, सेक्शन 71 ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, सेक्शन 18 क्या बात कर रहा है, एग्जाम टू टैक्सेबल टैक्सेबल टू एग्जाम कंपोजिशन, अगर हमें हम्म। ध्यान में नहीं आ रहा, सेक्शन 19 है वो जॉब वर्क के रिगार्डिंग आईटीसी की बात करता है, 2021 आईएसडी के बारे में, अगर हमें ध्यान में नहीं आ रहा तो हम सीधा डालें ना, चैप्टर नंबर डाल दें। चैप्टर नंबर हर एक हम्म। एज पर बेयर एक्ट है, तो चैप्टर नंबर डाल हाँ दें हाँ। उसका, एज ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, इस तरीके से रेफरेंस दे दें अगर हमें प्रॉपर नहीं पता हम्म। तो, या हम चैप्टर नंबर ही याद कर लें। सही बात है, क्योंकि हाँ हाँ गलत हाँ। कोड करना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, इससे बेहतर है कि आप ना कोड करो या फिर आप चैप्टर ना नंबर याद करो कर लो, तो। वो थोड़ा सा और हाँ इजी हो जाएगा। ये आपने सही कहा। हाँ और हाँ। आपने जो एक ऑथर वाली बात करी, इसमें क्या है कि हर हर बंदा, हर ऑथर ना एक एक्ट को ही अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहा है। यस। ठीक है ना, आप किसी भी एक्ट कंटेंट को पढ़ सेम रहे ही हो, है। सफिशिएंट है हम्म। उसको, जितना उसने बताया है उतना आपने गो थ्रू कर लिया, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, वो सफिशिएंट है। आपने बिल्कुल सही किया कि यस। हम पांच पांच ऑथर को रेफर कर रहे हैं। एक बुक जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको इजीली यस। अंडरस्टैंडेबल है, उसको आप रेफर करो, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो, वो ज्यादा बढ़िया है। यस। हाँ। बाकी मेमोनिक्स बना सकते हैं, कोई स्टोरी बना सकते हैं, जैसा अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले हम्म। कि प्रैक्टिकल सिनेरियो को लेकर के, जैसे हम बोल देते हैं मिस्टर एक्स ने ऐसा किया, फिर मिस्टर वाई आया, तो ये स्टोरी वगैरह हम जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने पर्सनल मेमोरी ट्रिक की तरह। और मेमोनिक्स बना सकते हैं शुरू के वर्ड्स ले लेके, जैसे कई बार हेडिंग्स याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम ये सब भी यूज कर सकते हैं। राइट। और इसमें प्रेजेंटेशन का कितना रोल रहता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब हर स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर वही एग्जाम चेकर है, यानी वही स्टूडेंट अगर किसी की कॉपी चेक कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या क्या देखेगा, यही देखेगा कि राइटिंग कैसी लिखी है। और ठीक है, अगर राइटिंग भी अच्छी नहीं है तो दोबारा ध्यान जाएगा कि मतलब कंसेप्ट जो है ना वो चेक करने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ ऐसे ही आपने कॉपी नहीं भरी है। जैसे बीकॉम में बहुत से स्टूडेंट ना भर के आ जाते हैं कि एक लाइन को ही बार बार करके पूरा पेज भर दिया कि अच्छा बहुत बड़ा मैटर लिखा है, नंबर मिल जाएंगे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर, जो भी आपने तैयारी की है, तो एग्जाम में भी ना हाईलाइट करो, हाईलाइट अंडरलाइन करो। क्योंकि ब्लैक पेन से ही एग्जाम देने होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे कलर्स हम यूज कर सकते हैं। एक ही पेन से हमें आंसर करना है, तो उसमें जरूरी है कि अंडरलाइन करो या फिर पॉइंट वाइज जो है आंसर लिखो, जिससे कि ना चेक करने वाले के माइंड में एक चीज आ जाए, देखते हैं कि हाँ पढ़ा हुआ तो है। मतलब अच्छा, एक अच्छी कॉपी वाला जो इम्प्रेशन है ना वो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही बात को लिखते जा रहे हैं और पूछा कुछ और गया है और लिख कुछ और रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन का बहुत जो है फर्क पड़ता है। सपोज मैंने मैंने ही अगर कोई मान लो प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और मैं किसी के भी सामने जाके बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो किसको पता चलेगा कि मैं अच्छी प्रिपरेशन करके आई थी? सबको तो वही दिखता है ना जो सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो जो हमने मेहनत की है वो कॉपी में हमारी दिखनी भी चाहिए। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे ना ये होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन खुद पे खुद जो है इम्प्रूव हो जाती है, और डर जो है निकल जाता है एग्जाम में लिखने का। तो वो 3 घंटे ना हम तभी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे जब हम पहले राइटिंग प्रैक्टिस करके गए हों। तो मैं यही बोल सकती हूँ इसमें कि टेस्ट सीरीज अगर आप चाहे तो ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने देखा है कि टेस्ट सीरीज का बहुत डर रहता है सबको। और मुझे भी ऐसा लगता था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगी ना तो मुझे मेरी पोल खुल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं है। तो यही तो हमें पता लगाना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। एग्जाम में जाने से पहले ही अपनी वीक पॉइंट्स को जो है फेस कर लो, तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक हम खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई कर सकते हैं।
तो यही मैं बोलूंगी कि, और सबसे पहले ना एक माइंड में ये बैठा के जाना चाहिए सबको कि ठीक है, अगर केस स्टडी कोई एग्जाम में पूछी गई है तो उसका मुझे आंसर 4 पॉइंट्स में करना है। सबसे पहले मुझे लिखना है इशू इन्वॉल्व, उसके बाद मुझे लिखना है फैक्ट ऑफ द केस, फिर एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद कंक्लूजन। इशू इन्वॉल्व में कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक वो इशू जो है फाइंड आउट करके लिखना होता है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सपोज अगर क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स पर कितनी पेनल्टी लगेगी, तो आप इशू इन्वॉल्व में लिख सकते हो कि हाउ मच पेनल्टी विल बी लेविड ऑन मिस्टर एक्स, दिस इज द इशू इन दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमें फैक्ट ऑफ द केस कि अच्छा मिस्टर एक्स ने ऐसा किया, तो अब ये या ये फैक्ट्स हमें जो है क्वेश्चंस में दिए गए हैं, तो वही क्वेश्चन में से उतर जाते हैं शुरू के 2 हेडिंग तो। अब आपको अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है 3rd हेडिंग में। तो एक्सप्लेनेशन में जो भी प्रोविजन आपने पढ़ा है, जो भी आपको याद आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सब लिख दो, और बाद में कंक्लूड कर सकते हो आप अपने आंसर को कि हमारे अकॉर्डिंग हमने जब अपने प्रोविजंस को अप्लाई किया तो इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल कर आता है। तो इससे क्या होता है कि अगर सब कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है ना, तो पॉइंट वाइज अगर एग्जाम चेकर हमेशा मार्क्स देता है, तो वो कुछ तो पॉइंट उसको आपको आपके ठीक लगेंगे। तो ये है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक तो आपको मिल सकता है, या 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 1-2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और ये 1-2 मार्क्स जो है ना किसी को भी पास करा सकते हैं, वो सब सीए स्टूडेंट्स को हमें पता है कि वो 1-2 मार्क्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि अपनी प्रेजेंटेशन हमेशा ना एक स्मार्टली वर्क करना है हमें एग्जाम में। ये नहीं कि सब कुछ मिक्सअप कर दिया और एग्जाम चेक करने वाले को कुछ समझ नहीं आया उसने पूरा काट के 0 रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी आपको कॉन्फिडेंस है उसको अलग रखो मैटर को, ताकि वहां पे तो मार्क्स मुझे मिल ही जाए। तो मैं ये चीज बहुत फॉलो करती थी कि ठीक है सब कुछ अलग अलग रखना है मुझे पॉइंट वाइज। क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट यही होगा एग्जाम पेपर को चेक करते हुए कि कहीं ना कहीं उसको स्टूडेंट को कितनी क्लैरिटी है प्रोविजन को के रिगार्डिंग, कितनी क्लैरिटी है कि कोई केस पुटअप हुआ है उसमें तो उस पे किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसी से आइडिया लग जाता है कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कि उसकी कितनी तैयारी है। उसके कुछ स्टार्टिंग के उससे भी पता लग जाता है, जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें भी एज अ यस सर। स्टूडेंट भी पता होनी चाहिए कि यार कि किस किस तरीके से एग्जामिनर को हम क्या दे रहे हैं, उसको कन्वीनियंट है चेकिंग करने के लिए। राइटिंग भी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करती है। राइटिंग से मुझे हमेशा अपना पास्ट का एक्सपीरियंस याद आता है। राइटिंग में ना आज तक मेरे जो है बड़ा बुरा हाल है। मतलब मैं ना बड़ा परेशान रहता था राइटिंग की वजह से। और इवन हाँ। मैं बताऊं तो मेरा 10th तक जो है बहुत बुरा हाल था। इवन बड़ी मुश्किल से पास हम्म। होता था। रिपोर्ट कार्ड में जितने ब्लू पेन नहीं चलते थे उससे ज्यादा रेड चले होते थे। और टेंथ में भी इवन मैं मेरी कंपार्टमेंट आई थी। देन आफ्टर डेट मैं पास हुआ। मतलब स्कूलिंग टाइम में मैं हम्म। बड़ा उसके क्योंकि राइटिंग की वजह से। और एक इंसिडेंट हाँ के बाद से मेरे ना ये थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। होता क्या था, 10th में हम पूरा साल सुनते थे कि बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है। तो ना माइंड में वो हाँ होता हाँ था अरे यार इस साल तो तेरा बोर्ड है, बोर्ड है। समझ नहीं आता था ऐसा क्या है भाई बोर्ड। तो ना हाँ। मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं थी। तो मैं बड़ा स्लो स्लो लिखता था। तो इस वजह से हो नहीं पाता था। अब बोर्ड में ना एग्जाम सेंटर दूसरे स्कूल में होता था। तो दूसरे अभी भी आई थिंक दूसरे उसमें ही होता है। तो जब सेंटर पड़ा दूसरे स्कूल में तो और ज्यादा टेंशन। आज बोर्ड का है पहला पेपर, और सोशल स्टडीज का हम्म। पेपर था पहला पेपर। तो वो जब वहां जाके पेपर दिया तो टेंशन इतनी थी। और पेपर का पैटर्न भी याद है, पहले 2-2 नंबर के होते थे, फिर 4-4 के, फिर 6-6 के। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ना मैं इतने आराम आराम से लिख रहा हूँ कि यार उसको समझ आ जाए चेकर को कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो वो 2-2 के और 4-4 के अटेम्प्ट हाँ। करा तो देखा तो 2.5 घंटे हो गए। और आधा घंटा पड़ा है, अभी तो 6 के शुरू कर रहे हम्म। हैं। तो मेरे को उस दिन पता लग गया भाई, मैं हम्म। टोटल किया तो बनी मेरे कुछ 27-28 रहे थे। ओ सॉरी 37 कुछ बन हाँ रहे हाँ। थे। तो मुझे पता था भैया इसमें तो गए। तो 33 वाला पास होता था। हम्म। तो उसमें कंपार्टमेंट उस दिन मैंने रियलाइज किया घर आके कि ये जो हुआ ना ये सिर्फ बिकॉज ऑफ डर की वजह से हुआ। कि मेरे को हैंड राइटिंग का हम्म। डर इतना ज्यादा मेरे पे हावी हो गया था हाँ। कि मैं ऑप्ट ही नहीं कर पाता था पेपर। वो स्टार्टिंग से ही मेरा ट्रेंड हम्म। ऐसा रहा कि मैं लिखने से घबराता था। अगर मुझे मेरे माइंड में हाँ है भी हाँ। ना आंसर, मैं लिख नहीं पाता था। उसके बाद मैंने हम्म। जितने एग्जाम दिए उसमें सब में मैं पास हो गया। वो पहले वाले एग्जाम में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। और उसके बाद जब दोबारा दिए तो उसमें 75 नंबर जो आए। उसके बाद से मेरा वो डर हट गया
उसके बाद 11th 12th हम्म। में ठीक सब कुछ सही रहा, आगे ठीक है, मतलब उसके बाद उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एक माइंड में जो बैठ गया था हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि इतना होना चाहिए कि एग्जामिनर को आप एक्सप्लेन कर सको कि आप क्या लिख रहे हो। मतलब ये ना हो बिल्कुल हाँ हाँ डॉक्टर वाली वो नहीं कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है, हाँ हाँ आपको आंसर लिखना है जो कि सामने वाले को समझ आए। हाँ, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। तो ये हाँ, जब राइटिंग की बात आती है तो मुझे वो मैंने इंसिडेंस ना याद आ ये जाता चीज है। बहुत देखी है कि हाँ सर, ऐसे होता है बहुत। मैं तो साइंस साइड से हूँ, मतलब मैं तो साइंस साइड से सीए में आई थी। ओह ग्रेट। तो ये चीज है ना बहुत। और मैंने ना एक चीज देखी है कि सब ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के पीछे लगे रहते हैं कि हम्म। बस वही प्रैक्टिस करना है, वही प्रैक्टिस करना है, और थ्योरी को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब उतना एफर्ट थ्योरी में लगाते ही नहीं है, और फिर बाद में सबकी कंप्लेंट होती है कि थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते, वो कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस होती है कि हम कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, या मॉक टेस्ट जो है इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो कभी ऑप्ट नहीं करते। तो ये ना कहीं वीक पॉइंट्स खुद के ही रह जाते हैं कि थ्योरी को बहुत लाइटली ले लिया, या ये सोच के डर बैठा लिया मन में कि इसमें तो नंबर आएंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप थ्योरी पे मेहनत करो तो बहुत स्कोरिंग ही होते हैं। मतलब मेरे तो हमेशा प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी में ही मार्क्स आए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हमारा जो सीए का सिलेबस है वो ऐसा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी ना थ्योरी बहुत पढ़नी पड़ती है। मतलब चाहे आप टेक्स्ट ले लो, चाहे वो डायरेक्ट टेक्स्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टेक्स्ट हो, जब तक आप थ्योरी या प्रोविजन स्ट्रांग नहीं होंगे ना तब तक प्रैक्टिकल भी नहीं कोई सॉल्व कर पाएगा। तो ये तो हमें अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि हमें कंसेप्ट को स्ट्रांग रखना है, थ्योरी लिखनी आनी चाहिए हमें। तो प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उससे बिल्कुल मत घबराएं। मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी। और जो आपने ये बातें सब गाइडेंस दी है, ये सिर्फ ना सही, मुझे ऐसा लगता है ना सही सीए सीएस, ये हर कोई भी एग्जाम देगा हर एक के लिए सेम मेथड जो है फॉलो होगा। कोई भी थियोरी यस का एग्जाम है वो सब में ही एप्लीकेबल होगा ये वे, क्योंकि प्रिपरेशन का वे एक सा ही रहता है, चाहे आप लॉ की प्रिपरेशन बिल्कुल। कर रहे हो, सीए सीएस हाँ जी। आईसीडब्ल्यूए, कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी सब में यही काम आएगा। और नोट्स हमेशा अपने यस तरीके से बनाए जाएं तो वो हेल्पफुल रहते हैं। किसी और की स्ट्रैटेजी यस। अपनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी जो है उस पर वर्क कीजिए, अगर कभी कमी रह गई तो उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं तो ये करता था कि अगर 100 पेज की बुक है तो उसको कोशिश करो कि उसको 10 पेज में समराइज कर लो, साथ साथ एक अपने उसमें नोट्स हम्म। में लिख लो, ताकि वो 10 की जो बुक थी वो 100 पेज की बुक थी वो आपके पास अगले बार 10 पेज की है, तो आपको रिवीजन के लिए और फिर हाँ उसमें हाँ। इंपॉर्टेंट और मार्क कर लो, ताकि लास्ट टाइम में जब आपको देखना हो तो वो 10 पेज भी आप फटाफट हम्म। लास्ट के 1 घंटे में पेज पलटा के रिवाइज कर सको। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो आपने दी बहुत ज्यादा यस इंपॉर्टेंट सर। है और सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही थैंक्स इंफॉर्मेटिव सर। जो है थैंक यू सो वीडियोस आप मच, इट्स हमारे माय साथ, प्लेजर। आप ये इस तरीके की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगा, और काफी ज्यादा व्यूअर्स को, यस मेनली सर। स्टूडेंट्स को जो है ये हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक विद। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक ओके सर। यू। ओके।